Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 22 और 24 हमें ये बताते हैं कब पर्सन लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट? और सेक्शन नंबर 23 बताता है कब हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 में रजिस्ट्रेशन होता है। सेक्शन नंबर 25 में रजिस्ट्रेशन होता है। दैट मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करी जाती है 22 और 24 में। वंस इट इज एस्टैब्लिश दैट यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, देन द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड इन सेक्शन नंबर 25। रजिस्ट्रेशन आपको सेक्शन 22 और 24 नहीं दिलाता है। 22 और 24 में सिर्फ कंडीशन लिखी है कब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हो। वंस ये डिसाइड हो जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में मिलता है? आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है सेक्शन नंबर 25 में। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 25 में पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्रेशन कब कैसे करवाने वाले हैं। अब एक बात नोटिस करना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो स्टेट में होता है, ठीक है? और अगर एक बार स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये डीम किया जाएगा कि आपका बाकी एक्ट्स में भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। मतलब आप सीजीएसटी में भी रजिस्टर हो गए हो, आप आईजीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन हो गए हो। तो मतलब आपको केवल स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन सीक करना है। और एक बार आपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया, स्टेट ने आपको रजिस्ट्रेशन दे लिया, तो यह माना जाएगा कि सीजीएसटी एक्ट ने भी आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया और आईजीएसटी एक्ट में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। यहां पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन सीक करने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन स्टेट का है वही रजिस्ट्रेशन सेंट्रल और आईजीएसटी का भी माना जाएगा। स्टेट ने अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल कर दी तो यह माना जाएगा सीजीएसटी में भी आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्या हो गई है? कैंसिल हो गई है। आइए रीड करते हैं सेक्शन नंबर 25, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। एवरी पर्सन liable to be registered shall apply for the registration in every such state or UT in which he is so liable within 30 days from the date on which he becomes liable for registration. जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हो वहां से 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, हर उस स्टेट में, हर उस यूनियन टेरिटरी में जहां पर आप लायबल हुए हो। However, as per section 25 subsection 3, any person can take voluntary registration and the procedure for registration shall be the same. क्लियर? तो अगर आप सेक्शन 22 और 24 में फॉल नहीं करते हो, आप सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में फॉल नहीं करते हो, लेकिन आपका मन कर रहा है कि यार क्यों ना रजिस्ट्रेशन ले ले, क्योंकि जब बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन होगा तभी वो ऑर्डर मिलेगा। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सामने वाला ये समझेगा कि हम क्या हैं? छोटे सप्लायर हैं, और छोटे सप्लायर्स को कभी भी बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने हैं तो उस केस में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? तो इस केस में अगर आप चाहते हो तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी सीख कर सकते हो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 ने बोला है कि आप चाहो तो आप हमारे पास आके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यानी कि 22 और 24 आपको मैंडेटरली कहते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। 22 और 24 आपसे मैंडेटरली कहते हैं, कंपलसरी है आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना। और सेक्शन 25(3) कहता है कि भले आप 22 और 24 में रिक्वायर्ड नहीं हो तो भी आप हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। अब ये दो अमेंडमेंट्स आई हैं जो आपको ग्रीन कलर से नजर आ रही हैं। एज पर 25(6)(a), एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन or furnish the proof of possession of Aadhaar number in the prescribed form and the manner and within the prescribed time.
Section 25 6B and 6C read with Rule 84A require every individual and karta, managing director, whole time director, partners of the firm respectively to undergo the authentication, furnish the proof of the possession of Aadhaar number in the prescribed manner. Such authentication is mandatory to be eligible for the grant of registration. तो भाई अब से पहले क्या होता था, अब से पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, अब से पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपके पास सिर्फ पैन होना चाहिए था। आपके पास पैन है, गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन दे देती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है बाबू ऐसा है कि आपको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब आपके पास आधार होगा। आपको आधार अपना वेरीफाई कराना पड़ेगा, ओटीपी आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होता है, आधार आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा और जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो उस केस में इंडिविजुअल का आधार लगेगा। अगर कोई एचयूएफ है तो उस केस में कर्ता का आधार लगेगा। अगर कोई फर्म है तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनका आधार लगेगा। अगर कोई कंपनी है तो इस केस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या जो होल टाइम डायरेक्टर्स होगा उनका आधार लगेगा। मतलब इट इज कंपल्सरी फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, every person, be it a sole proprietorship firm, it is a HUF, it is a firm, it is a company or whatsoever the case may be, आपको अपना आधार क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। आगे क्या कहता है, सेक्शन 25 6D provides that the provisions of section 25 6A 6B 6C shall not apply to the notified person or the classes of person any notified state UT part thereof। तो बेसिकली 25 6D के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को नोटिफाई कर सकता है, किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी को नोटिफाई कर सकता है जहां पे आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बात समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो जॉन था यूएसए से आ रहा था। कहां पर आ रहा था सर? दिल्ली आ रहा था एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए। अब एक बात बताओ, क्या जॉन के पास आधार होगा? क्या जॉन के पास आधार होगा? सर जॉन के पास आधार नहीं होगा। तो इस जॉन को क्या किया जाएगा सर? इस जॉन को रिलैक्सेशन मिलेगी कि तुम्हें एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन, हम एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन बिना आधार के दे देंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट में इस चीज को रिलैक्स कर सकती है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार इज नॉट कंपल्सरी, राइट। इसके बाद क्या बोलता है रूल नंबर 8, एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन शैल डिक्लेयर हिज पैन नंबर, mobile number, email address, state or union territory in the part A of the form GST REG 01 and it is to be applied on the common portal. The particulars so given shall be verified by the GST authority and a temporary reference number TRN shall be generated simultaneously. Using the TRN, the applicant shall submit the part B of the REG 01 along with specified documents. On the receipts of the application and an acknowledgement shall be given in REG 02। तो उसने क्या बोला बेसिकली कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस बताना पड़ेगा और आपको यह बताना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। ये सारी बातें आप कहां बताओगे? ये सारी बातें आप पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी REG 01 में बताओगे। तो अपन लिख लेते हैं सर इस बात को कि हमें क्या करना है, जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो REG 01 का जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंदर हमें हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है। बेसिक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है, मतलब कि नाम क्या है, पैन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और अपन कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन सीक कर रहे हैं, कौन से स्टेट में और यूटी में रजिस्ट्रेशन सीक कर रहे हैं। आप ये सारी इंफॉर्मेशन पार्ट ए में देंगे और जैसे ही पार्ट ए आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिसे आप TRN बोलेंगे।
अब इस TRN की मदद से अब आप क्या करेंगे, पार्ट बी भरेंगे, पार्ट बी भरेंगे। और पार्ट बी में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और अपलोड होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी, और वो जो एक्नॉलेजमेंट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी सर, वो REG02 फॉर्म में आएगी। राइट, इसके बाद क्या कह रहा है, रूल नंबर 9, GST authority shall forward the application to the proper officer, and if it is in order, a registration certificate shall be issued within 3 working days from the date of submission of the application part B। ठीक है भैया, तो जैसे ही REG02 आपने पार्ट बी फिल कर दिया, यहां से GST अथॉरिटी क्या करेगी, GST अथॉरिटी आपकी जो ये फाइल है, आपकी जो ये फाइल है या आपकी जो ये एप्लीकेशन है, इसे वो फॉरवर्ड करेगी। एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा सर, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास। और अगर आपकी एप्लीकेशन इन ऑर्डर है, आपकी एप्लीकेशन इन ऑर्डर है, मतलब कि सर जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए, जो जो फील्ड्स आपको फिल करनी चाहिए थी वो सारी फील्ड्स आपने फिल कर दी, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि भैया ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट है, और अगर ऐसा है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा विद इन 3 वर्किंग डेज। आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा within 3 working days। registration certificate shall be issued within 3 working days। registration grant होगा 3 working days के अंदर from the date of submission of part B। जब से तुमने पार्ट बी, ये पार्ट बी जब तुमने जमा किया था, वहां से सर कितने दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में है तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। अब सर अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट, ही विल इशू a notice to the applicant in REG03 within 3 working days from the date of the submission, and applicant shall furnish the clarification in REG04 within a period of 7 working days। ठीक है सर, क्या बोला उसने, अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में थी, अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में थी तो ये हो गया, और अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा सर, अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन सीक करेगा, प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन सीक करेगा विद इन 3 वर्किंग डेज। और ये क्लैरिफिकेशन किस फॉर्म में सीक किया जाएगा, इन फॉर्म REG04, राइट, REG03, REG03 में आपसे क्लैरिफिकेशन सीक करेगा। और आपको क्या करना है, आपको क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना है। एप्लीकेंट क्या करेगा, एप्लीकेंट क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा विद इन 7 वर्किंग डेज, क्लैरिफिकेशन देगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट of form REG03। और किस फॉर्म में देगा, रिसीट ऑफ फॉर्म REG03 इन द फॉर्म REG04। यहां तक बातें आई होप क्लियर हो गई। इसके बाद क्या कहता है, एंड इफ द प्रॉपर ऑफिसर, एंड इफ the proper officer is satisfied, he shall issue the registration certificate in REG06 within 7 working days from the date of receipt of clarification। If no clarification is submitted or the PO is not satisfied, the PO shall reject the application by issuing the REG05। अब ये जो clarification आपने दी है, इस clarification से PO satisfied है, yes, तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा,
आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा विद इन 7 डेज, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा विद इन 7 डेज इन REG 04, सॉरी REG 06। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल किया जाएगा REG 05 में। दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, राइट। एक बार हम शुरू से इसको समझ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा सर? रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हमने पढ़ा। सबसे पहले हमें यह पता लगा कि जो एप्लीकेंट होता है उसे पार्ट ए फिल करना होता है। पार्ट ए में वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे देगा, नाम दे देगा, पैन दे देगा, मोबाइल नंबर दे देगा, ईमेल आईडी दे देगा, किस स्टेट और यूटी में वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है ये दे देगा। जैसे ही वो पार्ट ए फिल करता है तो TRN टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर की मदद से हम पार्ट बी फिल करते हैं। और पार्ट बी में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं GST रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि आपका जो शॉप है उसका क्या बोलते हैं रेंट एग्रीमेंट, अगर आप शॉप के ओनर खुद हैं तो उसके पेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के पेपर्स, मतलब जिससे आपका एड्रेस और आपकी ओनरशिप कंफर्म होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो। इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है REG 02 में, ठीक है। मतलब आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से फाइल हो गई। 2 पार्ट में फाइल हो रही है, एक बार पार्ट ए भरना पड़ता है और एक बार पार्ट बी भरना पड़ता है। पार्ट ए और बी फिल करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है REG 02 में। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फिल होती है तो GST डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देता है। आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को चेक करता है और देखता है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करी है कि नहीं करी है। अगर आपकी एप्लीकेशन ऑर्डर में है, बिल्कुल सही है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है 3 दिन के अंदर, विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पार्ट बी, राइट। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, एप्लीकेशन जो फाइल करी है वो कंप्लीट नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर भैया क्या करते हैं, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। ओके, ये क्लैरिफिकेशन वो 3 दिन के अंदर ही मांगेगा और जो फॉर्म यूज करेगा वो फॉर्म क्या होगा, REG 03। अब तुम्हें इस REG 03 का रिप्लाई देना है, क्लैरिफिकेशन देना है। और तुम क्लैरिफिकेशन कितने दिन के अंदर दोगे? तुम क्लैरिफिकेशन 7 दिन के अंदर दोगे। और तुम कौन सा फॉर्म यूज करोगे? REG 04। तुमने REG 04 में क्लैरिफिकेशन दे दी। अब अगर तुम्हारी क्लैरिफिकेशन से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा 7 दिन के अंदर REG 06 में। और अगर तुमने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है या फिर तुम्हारे क्लैरिफिकेशन से प्रॉपर ऑफिसर संतुष्ट नहीं है तो वो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और कैंसिलेशन ऑर्डर वो किस फॉर्म में इशू करेगा? REG 05 में। दिस इज रूल 8 and 9 फॉर यू, राइट। दिस इज रूल 8 and 9 फॉर यू। किसी को डाउट है रूल 8 और 9 में तो वो पूछ ले मेरे से। If the proper officer fails to take the action within 3 working days from the date of submission of application or within 7 working days from the date of receipt of clarification, registration shall deemed to have been approved। ठीक है, जहां पर भी प्रॉपर ऑफिसर को अप्रूवल्स देने हैं, जहां कहीं पर भी प्रॉपर ऑफिसर को अप्रूवल देने हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर तो भैया अगर प्रॉपर ऑफिसर ने अप्रूवल नहीं दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने आपको अप्रूवल नहीं दिया इन 3 दिन के अंदर या फिर इन 7 दिन के अंदर, तो ये माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। मतलब कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो वैलिड थे या जो आपने क्लैरिफिकेशन दिया था वो वैलिड था। तो अगर आपके पास कोई भी क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं होता है तो इट विल बी डीम्ड दैट आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है। रूल नंबर 9(1), प्रोविजो टू रूल 9(1), सॉरी, proviso to rule 9(1), where a person other than those notified under section 25(6)(d) fails to undergo the authentication of Aadhaar number, then the registration shall be granted only after the physical verification of the principal place of business
in the presence of the said person not later than 60 days from the date of application. Okay, a site survey will be done and identification documents will be verified. ठीक है, the verification report along with the other documents including the photographs shall be uploaded in the prescribed form on the common portal within a period of 15 working days from the date of such verification. In such cases, deemed approval of registration application as provided in rule 9(5) will not be applicable. क्या बात बोली उसने, देखो ध्यान से सुनो बात को। अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए दो चीजें कंपलसरी हो गई हैं, आपके पास पैन होना चाहिए और आपके पास आधार होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास है तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान से सुनना, पैन और आधार मैंडेटरी हो गया। ठीक है, जब मैं आपको सेक्शन 25 पढ़ा रहा था अभी, तो उसमें एक 25(6)D आया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति नोटिफाइड है तो उस नोटिफाइड बंदे के लिए या फिर उस नोटिफाइड स्टेट के लिए आधार की रिक्वायरमेंट नहीं है, आधार की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप 25(6)D में फॉल नहीं करते हो, मतलब आपके लिए आधार मैंडेटरी है और आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया, आपके लिए आधार मैंडेटरी है लेकिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो रूल 9 का प्रोविजो कहता है, रूल 9 का प्रोविजो कहता है कि बॉस ऐसा है कि आधार मैंडेटरी है। तुमने अब आधार तो दिया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तुम्हारे प्रीमाइसेस का, जहां पर तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का अपन क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब कि जीएसटी डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आएंगे और चेक करेंगे इस जगह को कि भैया ऐसी कोई लोकेशन है भी कि नहीं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो ये लोग इसकी फोटोग्राफ वगैरह भी लेंगे, बिल्डिंग का फोटोग्राफ्स लेंगे, किसका, प्रीमाइसेस का। और ये जो सारा काम होगा ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये सारा काम इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट होगा, राइट। अब ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन कितने की होगा, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द पार्ट बी, फ्रॉम द सबमिशन ऑफ पार्ट बी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और फोटोग्राफ्स वगैरह खींची जाएंगी। अब ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई हैं ये 15 दिन के अंदर अपलोड करी जाएंगी जीएसटी पोर्टल पे। इसके बाद इन्हें क्या किया जाएगा, विद इन 50 डेज, विद इन 15 डेज इन्हें अपलोड किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे, राइट। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो अभी आपने 9(5) पढ़ा था कि अगर प्रॉपर ऑफिसर 3 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता है या फिर 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं कराता है तो मान लिया जाता है, डीम कर लिया जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो प्रोविजो कह रहा है बाबू, जहां पर आधार मैंडेटरी था, जहां पर आधार मैंडेटरी था और तुमने आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया, वहां पे ये डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जहां पर आधार मैंडेटरी था और तुमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया बॉस, वहां पर डीम्ड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा और ये फिजिकल वेरिफिकेशन कितने टाइम के अंदर होगा, 60 दिन के अंदर। तो यहां पर डीम अप्रूवल का केस नहीं है, ध्यान से समझो। मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं, एक टाइमलाइन देता हूं। तुमने यहां पर पार्ट बी जमा किया, सपोज करो 1 सितंबर 20 को तुमने पार्ट बी डिपॉजिट किया, पार्ट बी सबमिट किया, प्लस तुमने कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया,
तुमने कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो एक्ट कहता है कि बाबू यहां से 60 डेज के अंदर, यहां से 60 डेज के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब कि अप टू 30th ऑफ अक्टूबर क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो यहां पर फोटोग्राफ्स भी खींची जाएंगी कि भैया हमने विजिट करी थी ये जगह, और ये फोटोग्राफ्स विद इन 15 डेज जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होंगी। और जब ये कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद ही तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, इससे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। मतलब कि यहां पर कोई भी डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी तक हमने कितनी बातें पढ़ी, मैं आपको शुरू से ले चलता हूं एक बारी। सबसे पहले हमने कहा 25 में कि जब भैया आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हो, मतलब कि सेक्शन 22 और 24 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, तो 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब अगर आप लायबल नहीं हो और आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो सेक्शन 25(3) ने ऐसी फैसिलिटी दे रखी है कि आप चाहें तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके बाद 25(6) से आया और इसने कहा कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। जब कोई बंदा नया रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसे आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर के केस में इंडिविजुअल, एचयूएफ के केस में कर्ता, फर्म के केस में पार्टनर, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर क्या करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे। 25(6) ने पावर दिया कि हम किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टेट को, किसी भी यूटी को नोटिफाई कर सकते हैं कि यहां पे आधार की रिक्वायरमेंट नहीं है। रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 ने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझाया कि पहले पार्ट ए भरा जाता है, टीआरएन जनरेट होता है, फिर पार्ट बी भरा जाता है, फिर उसके बाद फाइल जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास जाती है। प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होता है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दे देता है। सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आपके पास से 3 वर्किंग डेज के अंदर क्लैरिफिकेशन मांगता है, जिसका जवाब आपको 7 दिन के अंदर देना होता है। आपका जवाब आने के 7 दिन के अंदर अगर वो सेटिस्फाई है तो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर देगा। इसके बाद अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर 3 दिन या फिर 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता है तो ये डीम किया जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है। अब प्रोविजन आया रूल नंबर 9 में, कहा जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी था और आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो उस केस में डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि जब से पार्ट बी जमा हुआ है वहां से 60 दिन के अंदर हम आके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, और फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद वहां पर फोटोग्राफ्स वगैरह ली जाएंगी। उन फोटोग्राफ्स को 15 वर्किंग डेज के अंदर अपलोड किया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे, उसी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। इतनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई। एज पर रूल नंबर 10, certificate of registration shall be granted in the form REG 06, and if supplier has more than one branch in a state or UT, he will get one registration certificate and all the places of supplier shall be mentioned in the certificate। तो अगर एक स्टेट के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑफिसेस हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो उसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपकी सभी ब्रांचेस को नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप यूपी में रजिस्टर हुए हैं और यूपी में आपका ब्रांच एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है, तो आपके उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कानपुर और लखनऊ दोनों मेंशन कर दिए जाएंगे, मतलब 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेंगे। The supplier shall be allotted GS10 Goods and Service Tax Identification Number, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GS10। It will consist of 2 characters of the state code, 10 characters for the PAN, 2 characters for the entity code and 1 is the checksum। मतलब टोटल 15 डिजिट्स का आपका GS10 होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक रैंडम कोई भी GS10 लिखूं तो वो GS10 कैसे दिखेगा, 09 AKNPA 2184L 01Z। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है। पहले 2 डिजिट जो हैं ये स्टेट कोड है। इसके बाद अगले जो 10 डिजिट हैं वो आपके पैन नंबर हैं। फिर अगले जो 2 डिजिट हैं वो आपका एंटिटी कोड है, और आखिरी जो है वो चेकसम है। तो टोटल आपका 15 डिजिट का एक GS10 होता है। पहले 2 डिजिट स्टेट के होते हैं, ये स्टेट कोड है। अगले 10 जो है वो पैन है, उसके बाद जो 2 है वो आपका एंटिटी का कोड है, और लास्ट 1 जो है वो आपका चेकसम है। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट।
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? जब आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो, मतलब कि आप एज पर सेक्शन 22 या फिर 24 फंसे हो, जिसके चक्कर में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो अगर एप्लीकेंट 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करता है, अगर एप्लीकेंट 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करता है, he will be considered to be registered from the date on which he becomes liable to registration. And if application is given after 30 days, effective date of registration shall be the date of granting the registration. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है. What will be the effective date of registration? What will be the effective date of registration? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है कि मान लो आज अगर तुम लायबल हुए हो, आज अगर तुम लायबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहां से अगर विद इन 30 डेज तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो मान लेते हैं तुमने यहां रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और तुम्हें रजिस्ट्रेशन यहां ग्रांट हुआ है, तो तुम डीम्ड रजिस्टर माने जाओगे. तुम डीम्ड रजिस्टर माने जाओगे उस दिन से जिस दिन तुम लायबल टू बी रजिस्टर्ड थे. तुम डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड हो, तुम डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड हो उस दिन से जिस दिन तुम लायबल टू बी रजिस्टर हुए थे. लेकिन अगर तुम 30 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, यहां तुम लायबल हुए हो और तुमने 30 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और तुम्हें यहां पर जाके रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, तो तुम रजिस्टर्ड माने जाओगे जिस दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ. तुम रजिस्टर्ड माने जाओगे जिस दिन तुमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ. तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया तो जिस दिन लायबल हुए थे वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है. और अगर 30 डेज के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वही दिन आपके लिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाएगा. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आप लेते हो, तो इन दिस केस इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट ऑफ ग्रांटिंग सच रजिस्ट्रेशन. तो अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, तो जिस दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, तुमने आज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और यहां तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, तो जिस दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है वो वाला दिन तुम्हारे लिए क्या बनेगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. मैंडेटरी के केस में आपको चेक करना है कि 30 डेज में अप्लाई किया कि नहीं किया. वॉलंटरी के केस में जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है वही दिन आपके लिए क्या बन जाता है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसके बाद रूल नंबर 10A, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज एन ऑप्शन टू गिव हिज बैंक अकाउंट डिटेल्स after obtaining the registration within 45 days from the date of grant of registration or the due date of the furnishing of return, whichever is earlier. This option is not available for those who have been registered as a TDS deductor or a TCS collector or who have obtained suo motu registration, मतलब कि voluntary. However, if a person violates the provision of Rule 10A, his GST registration is liable to be cancelled as per Rule number 21. तो क्या बोल रहा है कि भैया ऐसा है, रूल नंबर 10A कह रहा है, रूल नंबर 10A कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन से 45 डेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन से 45 डेज के अंदर या फिर फर्स्ट रिटर्न फाइलिंग डेट तक, इनमें से जो भी अर्लियर है, इनमें से जो भी अर्लियर है, तुम अपनी बैंक डिटेल्स हमें दे दो. पहले क्या होता था, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तभी आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ती थी. मैं यहीं पे ऐड करवा देता हूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तभी आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ती थी. अब रूल 10A ने आपको ऑप्शन दे दिया. ऑप्शन क्या दिया कि तुम रजिस्ट्रेशन लेते वक्त हमें बैंक डिटेल्स ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तुम रजिस्टर हो गए तो उसके 45 डेज के अंदर
और मान लो 45 डेज से पहले तुम्हारे ऊपर रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है, 45 डेज से पहले ही तुम्हारे ऊपर रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है, तो उस केस में रिटर्न फाइलिंग की डेट दोनों में जो भी अर्लियर हो, तो अगर 45 डेज पहले आ जाए तो 45 डेज और रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले आ जाए तो रिटर्न फाइलिंग की डेट, उस डेट तक तुम्हें बैंक डिटेल्स देनी है। और अगर तुमने अपनी बैंक डिटेल्स हमें नहीं दी, तुमने रूल 10A को वायलेट किया, तो उस केस में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर तुमने इसका वायलेशन किया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये ऑप्शन किसको नहीं दिया उन्होंने, ये ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया जो टीडीएस डिडक्टर के तौर पे रजिस्टर हुए हैं या फिर जो टीसीएस कलेक्टर के तौर पे रजिस्टर हुए हैं। जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन है जो अभी इंटर लेवल पे हमारे सिलेबस में नहीं है। तो टीडीएस जिसने काटना है उसे टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसने टीसीएस कलेक्ट करना है उसे टीसीएस कलेक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 51 और 52 लगते हैं इसके ऊपर, सेक्शन 51 और सेक्शन 52 लगते हैं इसके ऊपर। तो अगर आपने सेक्शन 51 और सेक्शन 52 के चलते रजिस्ट्रेशन लिया है तो रूल 10A आपके लिए नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन के वक्त ही बैंक डिटेल चाहिए। और अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उस केस में भी हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त ही बैंक डिटेल्स चाहिए। हम ये वाला ऑप्शन आपको नहीं देंगे। ऑप्शन सिर्फ किसके लिए है, जो मैंडेटरली रजिस्टर हो रहे हैं एज पर सेक्शन 22 और 24। बोलो भाई, पूरा सेक्शन नंबर 25 हमने समाप्त किया है। किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पूरा सेक्शन 25 ओवर हुआ। कोई डाउट है अगर आपको तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। क्या कहते हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, ये दोनों कौन होते हैं ये डिटेल में मैं आपको आईटीसी वाले चैप्टर में और सेक्शन 24 दोनों में आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब हम इनके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 24 कहता है कि एवरी सीटीपी और एनआरटीपी शेल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर एंड द प्रोसीजर शेल बी सेम। पढ़ा था हमने सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सीटीपी और एनआरटीपी को हमेशा रजिस्ट्रेशन सीक करना पड़ता है उस स्टेट में जिस स्टेट पे वो टेम्परेरी सप्लाई करने के लिए गए हैं। सेक्शन 25 they should apply for the registration at least 5 days prior to the commencement of business. Also, along with the registration application, they have to deposit the GST in advance by estimating their tax liability. क्या बोला उसने? सर कह रहा है कि अगर आप सीटीपी और एनआरटीपी के तौर पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप सीटीपी और एनआरटीपी के तौर पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो सर आपको रजिस्ट्रेशन जो लेना है वो 5 डेज प्रायर लेना है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जिस स्टेट में तुम सप्लाई करने के लिए आ रहे हो उस स्टेट में कम से कम 5 दिन पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना है। साथ के साथ तुम्हें तुम्हारा जीएसटी लायबिलिटी एस्टिमेट करना है, तुम्हें तुम्हारा जीएसटी लायबिलिटी एस्टिमेट करना है और उसे एडवांस में डिपॉजिट करना है। मतलब जब तुम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालोगे इसके साथ तुम गवर्नमेंट के चरणों में जीएसटी भी अर्पित कर दोगे। बात समझ में आया? जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उसी के साथ साथ तुम गवर्नमेंट को बताओगे कि भैया मेरी जो जीएसटी लायबिलिटी आएगी वो लमसम एस्टिमेटेड इतनी आएगी और ये पकड़िए एडवांस में मेरा टैक्स। सेक्शन 27 सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड for the specified period but maximum 90 days. However, proper officer may extend it further but for maximum 90 days. Such person shall make advance deposit of GST as estimated by him for the extended period as well along with the extension application. क्या बोला उसने
कह रहा है बाबू ऐसा है कि तुम्हें हम रजिस्ट्रेशन तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन तुम्हें ग्रांट किया जाएगा वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति एज अ सीटीपी और एनआरटीपी मैक्सिमम कितने दिन के लिए रह सकता है? 90 डेज के लिए। 90 दिन से ज्यादा के लिए तुम्हें सीटीपी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और अभी इस स्टेट में रहना है तो तुम एक्सटेंशन सीक कर सकते हो, प्लस आप एक्सटेंशन सीक कर सकते हो, और ये जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा ये भी आपको मैक्सिमम 90 डेज के लिए ही मिलेगा, राइट। और जब आप एक्सटेंशन सीक करोगे तो आप ऑब्वियस है कि एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डालोगे, और अगर आप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो उस एक्सटेंडेड पीरियड की जो जीएसटी लायबिलिटी है, उस एक्सटेंडेड पीरियड की जो आपकी जीएसटी लायबिलिटी है वो आप एस्टीमेट करोगे, और उसका भी टैक्स आप एडवांस में डिपॉजिट करोगे। बात समझ में आया? तो पहले जब आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए गए, मैं मान लेता हूं मिस्टर राम आए हैं, ये सीटीपी के तौर पे रजिस्ट्रेशन सीक कर रहे हैं फॉर 60 डेज, तो गवर्नमेंट इन्हें क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी बाबू इस 60 डेज की जीएसटी लायबिलिटी को एस्टीमेट करो, और साथ में जब एप्लीकेशन डालो तो एडवांस में जमा करो, राइट। अब इनको लगता है कि मुझे फर्दर एक्सटेंशन लेना है, मुझे फर्दर एक्सटेंशन चाहिए, अब ये एक्सटेंशन सीक कर रहे हैं, मान लो फिर से 60 डेज का ही, तो कह रहे हैं कि ठीक है एक्सटेंशन दे देंगे, तुम पहले एक्सटेंशन एप्लीकेशन डालो और इस एक्सटेंडेड पीरियड का जो टैक्स बनता है वो भी हमें जमा करो। बात समझ में आया? तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्ट में लिख दिया कि भैया ऐसा है कि सीटीपी और एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 90 दिन के लिए मिलेगा, और अगर तुम एक्सटेंशन सीक करते हो तो एक्सटेंशन भी तुम्हें 90 डेज के लिए मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो भी एडवांस में पैसा जमा करोगे, और जब एक्सटेंशन सीक करोगे तो एक्सटेंडेड पीरियड का जो जीएसटी लायबिलिटी है उसका पैसा भी आप एडवांस में जमा करोगे। आसान तरीका याद करने का, मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा? 90 प्लस 90, 90 ओरिजिनली एंड 90 फॉर एक्सटेंशन, राइट। इसके बाद वो क्या बोलता है? इसके बाद कहता है एज पर रूल नंबर 13, as per rule number 13, NRTP shall be electronically submit an application along with a self-attested copy of his valid passport. In this case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the government of that country or its PAN if available. क्या बोला उसने? कह रहा है कि भाई अगर तुम एनआरटीपी हो, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड हो रहा है एज एनआरटीपी, तो कहता है कि भैया जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ना, तो तुम वैलिड पासपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगा देना। और अगर तुम बॉडी कॉरपोरेट हो, अगर तुम बॉडी कॉरपोरेट हो, कोई कंपनी हो, वो इंडिया में आ रही है टेम्परेरी कुछ काम करने के लिए, तो तुम्हारी कंट्री का जो तुम्हारा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे हमारे यहां पैन चलता है, तो वैसे ही आप जिस कंट्री के हो वहां पर आपका कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो होगा ना, जिससे गवर्नमेंट आपको पहचानती होगी, तो आपका वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें चाहिए होगा। और अगर तुम इंडिया के साथ बिजनेस करते रहते हो या इंडिया में बिजनेस करते रहते हो और तुम्हारे पास पैन है, तो तुम पैन दे देना। अगर तुम्हारे पास पैन है तो पैन दे देना। ये सिर्फ किसके लिए? एनआरटीपी के लिए। तो अगर आप एस एनआरटीपी रजिस्टर हो रहे हो तो आपको अपना वैलिड पासपोर्ट देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, सिर्फ प्रोसीजरल है, राइट। और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपको अपनी कंट्री का, जिस कंट्री से तुम आ रहे हो उस कंट्री का हमें टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होगा। और अगर तुम्हारे पास इंडिया का पैन है तो वेल एंड गुड, हमें फिर टिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमारे पैन से ही काम चला लेंगे। बात समझ में आया? आगे क्या कहता है?
extension in period of operation by CTP or NRTP. As per rule number 15, where a registered casual taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in REG 11 shall be submitted by such person before the end of the validity of the registration granted to him. वही बात है कि भाई ऑब्वियस है कि जब एक्सटेंशन सीक करोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म होने वाला होगा, उससे पहले ही करोगे। खत्म होने के बाद थोड़ा ना एक्सटेंशन मिलेगा, तो एक्सटेंशन सीक करना है तो ओरिजिनल जो तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिला है उसकी एक्सपायरी से पहले ही तुम्हें एक्सटेंशन सीक करनी है। और एक्सटेंशन सीक करने का एक फॉर्म बता दिया है, कौन सा फॉर्म लगेगा? REG 11। क्या सर हमें फॉर्म याद करने हैं? देखो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो तो आप लोग आंसर में लिख देना कि भैया एक्सटेंशन सीक करना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर? तो अगर आपको फॉर्म नंबर याद नहीं है तो उसकी जगह पर आप वर्ड क्या यूज कर सकते हो कि भैया एक्सटेंशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, क्लैरिफिकेशन सबमिट करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो फॉर्म नंबर याद नहीं है तो उसकी जगह पे प्रिस्क्राइब फॉर्म आप चिपका सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल भी है भैया, हमारा मगिंग अप का टेस्ट छोड़ना है कि तुम कितना अच्छा रट्टा मार लेते हो। तो फॉर्म्स अगर लर्न हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न होते हैं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे आप प्रिस्क्राइब फॉर्म प्लेस कर सकते हो। राइट, चलिए यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछिए, फिर हम सेक्शन नंबर 28 की तरफ बढ़े। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम सेक्शन नंबर 28 की तरफ बढ़े। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 28 पूरा प्रोसीजरल है, इसको आप लोग एक बारी सेल्फ रीड कर लीजिएगा। इसमें अपन टाइप खराज नहीं करेंगे, इसे आप एक बारी सेल्फ रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस कर लेंगे, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, पूरा प्रोसीजरल है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 29 में, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट। कब? एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। In the following cases, a registered person or a successor shall file an application for the cancellation of registration. The business has been discontinued, transferred fully for any reason, including the death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or transferred as a going concern. There is any change in the constitution of the business, or the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 और 24। तो उसने कहा कि 3 सिनेरियो हैं जब रजिस्टर्ड पर्सन की रिक्वेस्ट पे हम उसके रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। पहला उसने कहा कि सर अगर आपका बिजनेस ही ट्रांसफर हो गया है, अमलगमेट हो गया है, मर्ज हो गया है, डीमर्ज हो गया है, या फिर जिसका बिजनेस था उसका डेथ हो गया है और ये बिजनेस ट्रांसफर हो गया है टू सक्सेसर, लाइक फादर की डेथ हो गई है और बिजनेस सन के पास आ गया है, तो सन को एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि फादर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके मेरे रजिस्ट्रेशन पे इस बिजनेस को ले आओ। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है। फादर के रजिस्ट्रेशन पे सन बिजनेस नहीं कर सकता है, फादर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा और उसकी जगह पे सन के रजिस्ट्रेशन को लाना पड़ेगा। राइट, इसी तरीके से जब राम अपना बिजनेस श्याम को दे देगा तो राम का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और उसकी जगह पे श्याम आएगा। ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज होकर सी लिमिटेड बन गई है तो सी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन लगेगा, ए और बी का नहीं लगेगा, तो ए और बी का हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब कभी भी बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, अमलगमेट हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है सक्सेसर को, तो उस केस में सर क्या होगा? उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल एप्लीकेशन जा सकता है। दूसरा वो कहता है कि सर अब आप लायबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए, अब आप लायबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर सेक्शन 22 या फिर अंडर सेक्शन 24। तो ना तो अब आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा है और ना ही आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो सेक्शन 24 में आपको मैंडेटरली ऑब्लिगेट करता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। और तीसरा उसने कहा कि आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस।
अब ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है सर? एक XYZ पार्टनरशिप फर्म थी, एक XYZ पार्टनरशिप फर्म थी, अब ये लोग ने कंपनी बना ली है, ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। पहले ये पार्टनरशिप फर्म थी, अब ये कंपनी है, तो कंपनी का अलग से पैन लिया गया होगा, राइट? तो इस केस में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहा है, आप फर्म से कंपनी बन गए। इसी तरीके से हो सकता था कि आप सोल प्रोप्राइटर से 1% कंपनी बन जाओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप HUF से फर्म बन जाओ। तो किसी भी सिनेरियो में अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो पुराना वाला बंदा है, फर्म जो है, इसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कैंसिल होगा, और इसका रजिस्ट्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो तीन केसेस में आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एप्लीकेशन डाल के अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? कैंसिल करा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कब प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर आती है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, अपनी मर्जी से कब जीएसटी ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा? पहला, a registered person does not conduct any business from the declared place of business, राइट? तो आपने कहा कि आप XYZ बिल्डिंग से अपना बिजनेस रन करेंगे, XYZ बिल्डिंग से आप अपना बिजनेस रन करेंगे, और अब आप वहां से कोई बिजनेस रन ही नहीं कर रहे हैं, राइट? तो जो जगह आपने डिक्लेयर करी है एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप उस जगह से बिजनेस ही कंडक्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के पास पावर है, वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अ रजिस्टर्ड पर्सन issues the invoice or the bill without the supply of goods or services in the violation of the act, बिना गुड्स को सप्लाई करे, बिना सर्विसेज को सप्लाई करे, रिसिपिएंट को फर्जी इनवॉइसेस देना ताकि वो आईटीसी ले पाए। बात समझ में आई? फर्जी इनवॉइसेस इशू करना ताकि रिसिपिएंट आईटीसी ले पाए, इसको वायलेशन बोला जाता है, ठीक है ना? ये गलत काम है, इंफ्रिंजमेंट है लॉ का। तो अगर आप लॉ का इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, राइट? तो अगर आपने गुड सप्लाई नहीं करे, सर्विसेज सप्लाई नहीं करी, लेकिन आपने एक फेक इनवॉइस इशू कर दिया, तो फेक इनवॉइस इशू करते हुए अगर आप पकड़े गए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। A registered person violates the provisions of section 171 of the act, that is, if the rate of GST has been decreased, benefit should be given to the customer. देखो, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स का पैसा आप कस्टमर से रिकवर करते हो। तो अगर जीएसटी रिड्यूस हुई है, तो आपको उसका बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए पहले जीएसटी का रेट 18% था, और बाद में इसे रिड्यूस किया गया 12% पे। तो आप पहले क्या करते थे? पहले आपकी जो कॉस्ट आती थी वो आती थी, सपोज कर लीजिए 80 रुपीज की। आप इस पे अपना प्रॉफिट ऐड करते थे 20 रुपीज का, और आप ये प्रोडक्ट 100 रुपए का बना के इस पे जीएसटी 18% चार्ज करके कस्टमर को 118 पे दे देते थे। और अब आपने क्या प्रैक्टिस शुरू करी? अब आपने प्रैक्टिस शुरू करी कि आपने प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिक्स रखा है 118 पे। आपने प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिक्स रखा हुआ है 118 पे। अब आप कस्टमर से जो पैसा चार्ज करते हो, कैसे चार्ज करते हो? ये 118 फिक्स है, जीएसटी आती है सर 118 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, 12.64, और आपने अपनी वैल्यू बना ली 105.36। आपने बेसिकली क्या किया? आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन
₹5.36 से बढ़ा लिया। जो चीज पहले आपकी 100 की हुआ करती थी वो अब आपने 105.36 कर दी। आप क्या कह रहे हो, कस्टमर को क्या पता चलता है, वो तो पहले भी 118 देता था, वो अब भी 118 दे देगा। बात समझ में आ रही है? उल्टा हम उसको बोलेंगे यार अब तेरा फायदा हो गया, पहले तू 18 रुपए का जीएसटी देता था, अब तो तू सिर्फ 12 रुपए का जीएसटी दे रहा है। ठीक है ना, बेवकूफ बना रहे हैं कस्टमर को। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देख, कायदा ये होता था कि तुझे इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। कायदा ये कहता था कि तेरी चीज 100 की थी, तू 100 की रहने देता ना। हमारा नुकसान हो रहा है, हम तेरे से पहले 18 लेते थे, अब 12 ले रहे हैं, तो हम नुकसान कर रहे हैं। तो इस नुकसान का फायदा तू मत उठा, इस नुकसान का फायदा कौन उठाएगा? कस्टमर उठाएगा। तो अगर तुम कस्टमर का नुकसान कर रहे हो, अपना फायदा कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जब कभी भी गवर्नमेंट जीएसटी रिड्यूस करती है तो उसका बेनिफिट कस्टमर के पास पास ऑन होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। A person paying tax under the composition scheme has not furnished the returns for the 3 consecutive tax periods. Any registered person other than composition scheme has not furnished the return for the continuous period of 6 months. क्या बोल रहा है? सप्लायर जो है उसे रिटर्न्स फाइल करनी होती है। सप्लायर जो है उसे रिटर्न फाइल करनी होती है। सप्लायर दो तरीके का हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है अंडर सेक्शन 10, या फिर ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल स्कीम में है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स रिटर्न्स मिस कर दी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स रिटर्न्स मिस कर दी, फाइल नहीं करी, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो और आपने 6 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 6 टैक्स रिटर्न्स आपने मिस कर दी, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब ये टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स वाली नहीं है, जीएसटी रिटर्न्स है। तो अगर आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव जीएसटी रिटर्न इन द केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, 6 जीएसटी रिटर्न्स इन द केस ऑफ नॉर्मल स्कीम, अगर आपने ये फाइल नहीं करी है तो गवर्नमेंट के पास पावर है, वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। एनी पर्सन हु हैज टेकन द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड हैज नॉट कमेंस्ड द बिजनेस विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है सेक्शन 25(3) में और आपने 6 महीने के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कोई भी सप्लाई करनी शुरू नहीं करी, तो गवर्नमेंट के पास पावर है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है बाय द मींस ऑफ फ्रॉड, झूठ बोल के, धोखाधड़ी करके, मिस स्टेटमेंट करके, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स करके, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। 7 सिनेरियोस। पहला सिनेरियो कि अगर आप अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई बिजनेस ही रन नहीं कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा, आप फेक इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस किया और आपने उसका बेनिफिट कस्टमर के पास पास ऑन नहीं किया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और आपने 3 लगातार टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करी, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मल स्कीम में है और आपने 6 लगातार टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करी, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से लिया है, विलफुल मिस स्टेटमेंट से लिया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया है, बेसिकली धोखाधड़ी करके गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक के रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान था। मुझे उम्मीद है आप लोग को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं फट से आगे बढ़ रहा हूं, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रूल नंबर 21A. Where a registered person has applied for cancellation of registration, the registration shall be deemed to have been suspended from the date of submission of the application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of the proceedings for the cancellation of registration. क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है वो? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है जब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आई है,
तो इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। नीचे लिखी हुई दो डेट्स में जो भी अर्लियर है, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा फ्रॉम द डेट विच एवर इज अर्लियर। पहला, डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट, डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट, या फिर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जिस दिन तुमने एप्लीकेशन सबमिट करी है वो वाला दिन, या फिर जिस दिन तुमने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सॉर्ट किया है वो वाला दिन। दोनों में से जो भी अर्लियर है वहां से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड माना जाएगा। एग्जाम्पल, राम ने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाली है 10 जुलाई 20 को एंड सीक किया है कैंसिलेशन फ्रॉम 1 अगस्त 20 से। तो इस केस में आपका सस्पेंशन किस डेट से स्टार्ट होगा? आपका सस्पेंशन स्टार्ट होगा या तो 10 जुलाई जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली है, या फिर 1 अगस्त जिस दिन से आप कैंसिलेशन सीक कर रहे हो। दोनों में जो अर्लियर है, तो सर दोनों में जो अर्लियर है वो है 10 जुलाई 20। यहां से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहेगा। जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहेगा। इसी में सपोज करो कि अगर उसने कैंसिलेशन सीक किया होता, उसने कैंसिलेशन सीक किया होता फ्रॉम 1 जुलाई 20, एप्लीकेशन डाली 10 जुलाई को लेकिन कैंसिलेशन कब सीक कर रहा है? 1 जुलाई को। तो इस केस में सस्पेंशन कब से आएगा? सर इस केस में सस्पेंशन 1 जुलाई 20 से आएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहेगा, राइट? ये कब होगा? जब आपने एप्लीकेशन डाली है कैंसिलेशन के लिए। अब गवर्नमेंट जीएसटी ऑफिसर जब आपका कैंसिल करेगा तो क्या होगा? When the PO has reasons to believe on his own that the registration of a person is liable to be cancelled, मतलब आपने रिटर्न नहीं फाइल करा, वायलेशन करा एक्ट का, जिसके चलते प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा? आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम डेट टू बी डिटरमिन्ड बाय हिम पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कुल मिला के जिस केस में प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, उस केस में जो डेट प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, जो डेट प्रॉपर ऑफिसर डिटरमिन करेगा, उस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड माना जाएगा और तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक आपकी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है? और ध्यान रखना, जब कभी भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा तो वो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। बिना आपको आपकी बात रखे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता। तो आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, तभी उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन whose registration has been suspended shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39। अब इसका एक क्लैरिफिकेशन आया है। It means that registered person shall not issue a tax invoice and accordingly not charge any tax on supplies made by him during the said period of suspension। क्या बोला उसने? कह रहा है सर जितने टाइम के लिए तुम्हारा ये लाइसेंस सस्पेंड चल रहा है, जितने टाइम के लिए तुम्हारा ये लाइसेंस सस्पेंड चल रहा है, इसमें तुम कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। अब कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। माल तो बेच सकते हो
लेकिन तुम कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि जितने टाइम पीरियड के लिए तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड चल रहा है, उतने टाइम पीरियड पे तुम कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करोगे, कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, और ना ही तुम्हें कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। इस सस्पेंडेड पीरियड के लिए तुम्हें कोई भी रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है, राइट? तो इस सस्पेंडेड पीरियड में तुम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, मतलब टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। इस सस्पेंडेड पीरियड में तुम कोई रिटर्न भी फाइल नहीं करोगे। आगे क्या कहता है? द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon the completion of the proceedings by the PO, and such revocation shall be effective from the date on which suspension had come into effect। जैसे ही completion proceedings complete हो जाती, जैसे ही cancellation proceedings complete हो जाती हैं, जैसे ही cancellation proceedings complete हो जाती हैं, आपका ये suspension revoke हो जाएगा। मतलब कि आपका ये जो suspension है वो खत्म हो जाएगा। और ये कब से खत्म होगा? जिस दिन से ये suspension चालू हुआ था, उसी दिन से ये suspension क्या कर दिया जाएगा? रिवोक कर दिया जाएगा। Where any order having the effect of revocation of suspension of registration has been passed, the provisions of section 31(3)(a), that is revised tax invoice, and section 40 first return in respect of the supplies made during the period of suspension and the procedure specified therein shall apply। अब ये क्या है सर? ये क्या है? देखो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बी लिमिटेड को दे दिया। ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बी लिमिटेड को दे दिया। तो ए लिमिटेड क्या करेगा? ए लिमिटेड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, राइट? तो मान लेते हैं इसने यहां पर, आज तारीख कितनी है? 1 सितंबर 20 को इसने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। और कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चली, मान लेते हैं टिल 30 सितंबर 20 तक, राइट? अब ए लिमिटेड अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेच चुका है। तो जब तक ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, तब तक बी लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। तो 30/9 को क्या हुआ? ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, और सेम डेट पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो गया। अब जरा एक बात सोच के बताओ, क्या 1 महीना हम बिजनेस नहीं करेंगे? ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड को अपना बिजनेस बेच दिया है, तो क्या इस 1 महीने में बी लिमिटेड कोई बिजनेस नहीं करेगी, शांति से बैठी रहेगी क्या? ऐसा नहीं होगा सर। ये ऑब्वियस है कि बी लिमिटेड यहां पर सप्लाईज कर रही होगी, बी लिमिटेड यहां पर सप्लाई कर रही होगी, लेकिन इस सप्लाई के लिए वो कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रही होगी, कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रही होगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि बाबू जैसे ही कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती हैं, तो जिन सप्लाईज के लिए तुमने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, जिन सप्लाईज के लिए तुमने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, बी लिमिटेड से कह रही है कि तुम यहां पर उनको एक रिवाइज्ड इनवॉइस दे दो, और रिवाइज्ड इनवॉइस में तुम क्या करो? टैक्स चार्ज करो, राइट? और जब बी लिमिटेड अपनी फर्स्ट रिटर्न भरेगी, ये जब अपनी फर्स्ट रिटर्न भरेगी, तो इस फर्स्ट रिटर्न के अंदर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक तुमने जो सप्लाई करी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। बात समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, 1/9/20 को ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेच दिया, और सेम डेट पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब एक्ट कहता है कि सर जैसे ही आप अप्लाई करते हो, आपका लाइसेंस जो है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है, वो सस्पेंशन में चला जाता है, सस्पेंशन में चला जाता है, और जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक वो सस्पेंडेड रहेगा। मतलब
ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड चल रहा है और बी को अभी रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम इस एक महीने में सप्लाई नहीं करेंगे। हम इस एक महीने में सप्लाई करेंगे, लेकिन कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। और जब हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो एक्ट हमें कहता है कि बाबू तुमने इस पिछले एक महीने में जो भी सप्लाईज करी है उसकी एक रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर दो, उस रिवाइज्ड इनवॉइस में टैक्स चार्ज कर लो। और अपनी जब पहली रिटर्न फाइल करना, अपनी जब फर्स्ट रिटर्न फाइल करना, तो उसमें हमें स्पेसिफिकली इंडिकेट करके बताना कि तुमने 1 सितंबर 20 से 30 सितंबर 20 तक कौन सी सप्लाई करी। बोलो भाई, यहां तक जितनी बातें मैंने करी आपको समझ में आई?